आपने ये कहावत पहले भी सुनी होगी कि मान सम्मान रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता है, उसको कमाना पड़ता है। उसके लिए आपको अपने फ़र्ज निभाने पड़ते हैं। आपको अपने घर में जितने भी छोटे होते हैं उनको प्यार देना पड़ता है, मान सम्मान देना पड़ता है, तब आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो आज की कहानी है बिमला जी की कहानी। बिमला जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बिमला जी के पति का देहांत तभी हो गया था जब उनके दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। तो बिमला जी ने ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीतता चला गया, बिमला जी की बेटी बड़ी हुई तो बिमला जी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब बिमला जी और उनका बेटा साथ रहने लगे। बिमला जी के बेटे की बेटी एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लग गया था। तो बिमला जी ने अपने बेटे को बोला कि अब शादी कर देनी चाहिए, मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता है। तो बिमला जी के बेटे ने कहा ठीक है माँ, अगर आप कहते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिमला जी चाहती थी कि जिस भी लड़की से मेरे बेटे की शादी होगी मैं उसको कभी भी नौकरी नहीं करने दूंगी, क्योंकि उनको लगता था कि जो लड़कियां नौकरी करती हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाती हैं, फिर वो घर का काम नहीं करती हैं और वो घर की अच्छे से देखभाल नहीं करती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि तुम्हें ऐसी ही लड़की से शादी करनी है जो घरेलू हो, घर का काम काज करती हो, बाहर नौकरी करने के लिए ना जाए। बिमला जी के बेटे भी अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने ठीक है अपनी माँ को बोल दिया कि ठीक है मैं जैसा तुम चाहती हो मैं वैसी ही लड़की से शादी करूँगा। तो बिमला जी ने अपने अकॉर्डिंग अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी और उन्हें एक ऐसी लड़की मिल गई। दोनों की पारिवारिक सहमति के साथ बिमला जी ने अपने बेटे की एक लड़की से शादी कर दी। अब जैसे ही घर में बहू आती है तो बिमला जी के अंदर एक सास वाला रूप जाग जाता है और बिमला जी हर चीज़ के लिए अपनी बहू के ऊपर रोक टोक लगाती हैं। जैसे कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, घर में कुछ भी अगर खाना बनेगा तो बिमला जी की पसंद से ही बनेगा, उनसे पूछ कर ही बनेगा। मतलब कि बहू अपनी मर्जी से कुछ भी खाना नहीं बना सकती थी। बहू क्या पहनेगी वो भी बिमला जी ही डिसाइड करती थी। बिमला जी अपनी बहू को साड़ी ही पहनाती थी, वो कभी भी उन्हें सूट नहीं पहनने देती थी। जींस टॉप की तो दूर की बात है। मतलब कहने का यही था कि बिमला जी हमेशा अपनी बहू को अपने ही हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करती थी कि जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे ही बहू को करना है। उन्हें ये लगता था कि जो मेरे साथ मेरी सास ने किया था उस टाइम पे इतने साल पहले, वही मुझे अपनी बहू के साथ करना है। बिमला जी को लगता था कि अपनी बहू को हमेशा अपने नीचे दबाकर ही रखना चाहिए। तो इसीलिए बिमला जी हर चीज के लिए उसके ऊपर रोक टोक रखती थी। कभी भी बिमला जी ने उससे प्यार से बात नहीं करी। बिमला जी की बहू उनसे बहुत डरती थी। उसको ऐसा लगता था अगर उसके मन में कोई बात होती थी वो कभी भी बिमला जी को नहीं बताती थी। उसको ऐसा लगता था कि इनको गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए वो कभी भी उनसे बात नहीं करती थी। जब कभी वो परेशान हो जाती थी तो अपने हस्बैंड से बात करती थी, अपने पति से बात करती थी, तो उसके पति उसको समझा बुझा कर शांत करा देते थे, क्योंकि उसका पति भी अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलता था। तो इसी तरीके से लाइफ चल रही थी। धीरे धीरे समय चलता चला गया और कुछ टाइम के बाद बिमला जी की बहू प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बिमला जी बहुत खुश हुई। उन्हें ऐसा लगता था कि चलो घर में खुशियाँ आ गई, मेरी बहू बहुत भाग्यशाली है कि उसने आते ही एक बेटे को जन्म दिया। तो थोड़ा सा प्यार बिमला जी का अपनी बहू के लिए उमड़ पड़ा, जागृत हो गया। लेकिन वो प्यार थोड़े ही दिन का था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, बहू के पास घर के भी काम थे और बच्चे के भी काम थे। अब वो थक भी जाती थी, कई बार परेशान हो जाती थी, बच्चा भी रोता रहता था। लेकिन बिमला जी ने अपनी आदत इस तरीके से बना ली थी कि वो घर के काम में बिल्कुल भी अपनी बहू की हेल्प नहीं करती थी। और यहाँ तक कि जब उनकी बहू ने कहा कि माँ जी मेरे साथ हेल्प करने के लिए, घर में काम करने के लिए आप कोई मेड रख दीजिए, तो उसकी मतलब बिमला जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग कितने हैं, 3-4 लोग तो हैं, इतना सा काम भी तुमसे नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कहकर उन्होंने कोई उसकी हेल्प करने के लिए कोई मेड भी रखने नहीं दी। अब बिमला जी की बहू सारा दिन काम में लगी रहती थी। वो घर का भी काम करती थी, बच्चे को भी देखती थी। कभी कभी बच्चा रोता था तो उस बहू का मन बड़ा परेशान होता था। लेकिन जब वो रोता था उसको कभी भी अपने पास नहीं बुलाती थी, कभी उसको नहीं खिलाती थी, कभी उसको घुमाने नहीं लेकर जाती थी। कहने का मतलब यही है कि बहू के ऊपर पूरे घर की भी जिम्मेदारी आ गई और बच्चे की भी जिम्मेदारी आ गई। ठीक है, बहू ने एक सेक्रीफाइस कर लिया था। उसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मुझे ही सब कुछ करना है, इसीलिए उसे अब कोई शिकायत भी नहीं रहती थी। अब वो चुपचाप से अपना घर का काम करती। लेकिन अब धीरे धीरे करके बहू के मन से बिमला जी की रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही थी। वो उनसे डरती थी लेकिन कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। अगर वो उन्हें टाइम से खाना दे रही हैं या फिर उनका कोई भी काम करती है तो वो सिर्फ उनके डर की वजह से देती थी। अब धीरे धीरे करके समय बदलता चला गया। अब बिमला जी की उम्र भी बढ़ती चली गई, बहू की उम्र भी बढ़ती चली गई और पोते की उम्र भी बढ़ती चली गई।
अब विमला का पोता जो है अपनी माँ का साथ देने लग गया था, और जैसे जैसे विमला जी की उम्र बढ़ती चली गई उन्हें थोड़ी बहुत बीमारियां भी होने लगी। अब उनका जो रोब था, उनका जो गुस्सा था, अब धीरे धीरे कम होने लग गया था। लेकिन इतने सालों तक अपनी बहू को इतना ज़्यादा परेशान किया था कि अब उनकी बहू के मन में से उनके लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई थी। बहू को सिर्फ ये लगता था कि मुझे इनका काम करना है बस। वो कभी भी अपनी सास के पास नहीं बैठती थी, कभी उनसे उनका हालचाल नहीं पूछती थी। हाँ, अगर कभी बीमार हो जाती थी उनको डॉक्टर के दिखा लाते थे, उनको दवाई दे देती थी, बस इतना ही बहू करती थी। क्योंकि इतने सालों तक विमला जी ने अपनी बहू को कभी प्यार नहीं दिया, कभी ममता नहीं दी, कभी उसके मन की नहीं सुनी, हमेशा उसको रोब में रखा। तो आज विमला जी की बहू के मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि अब विमला जी उम्मीद करती है कि मेरी बहू मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे पास बैठे। मैं अकेली हूँ, मुझे बुढ़ापा हो गया है, मैं बीमार रहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी बहू मेरे पास नहीं बैठती है। वो रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके बताती हैं कि मेरी बहू तो काम करती है और अपने कमरे में चली जाती है, कभी मेरे पास नहीं बैठती, कभी मुझसे मेरे मन की बातें नहीं पूछती है, मैं किसको सुनाऊँगी। लेकिन विमला जी तो भूल गई ना कि मैंने अपनी बहू के साथ क्या किया था। लेकिन बहू को सब याद है। बहू के मन में अब बिल्कुल भी अपनापन विमला जी के लिए नहीं था। बहू सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। विमला जी को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था कि मैंने बहू के साथ कैसा सलूक किया। वो अभी भी अपने रिश्तेदारों के सामने फ़ोन कर करके अपनी बहू की ही बुराई करती थी कि ये तो मेरा कोई काम नहीं करती है, मेरे साथ नहीं बैठती है, मेरी सेवा नहीं करती है। विमला जी ये नहीं सोचती है कि मेरी बहू इतने सालों से मेरे साथ थी, वो मेरी सेवा क्यों नहीं करती, वो मेरे पास क्यों नहीं बैठती। क्योंकि विमला जी ने कभी भी अपनी बहू को अपने पास बिठाया ही नहीं था, कभी उसके मन की बात सुनी नहीं थी। जब उसका टाइम था, बहू का टाइम था, तब उसको पूरे रोब में रखा। जब उसको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए थी तब भी वो रोब में रही थी। आज विमला जी उम्मीद करती है कि बहू मेरे पास बैठे, मेरे मन की बात सुने, मेरी सेवा करे। ऐसा नहीं होता है। तो इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलता है कि आज आप सास हैं, आज आप अपनी बहू को रोब में रखने की कोशिश अगर कर रही हैं, आप उनसे कभी भी रिस्पेक्ट की उम्मीद मत कीजिएगा। आप उन्हें डरा सकती हैं, आप उन्हें अपने रोब में रख सकती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने उसी परिवार की जिसको आपने रोब में रखा था, अपने उसी बेटे की, बहू की, पोते पोतियों की। आपको सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, ना कि रोब में रखना चाहिए कि मैं सास हूँ। सास बहू का रिश्ता इतना ज़्यादा अगर कहीं पर अच्छा भी है ना, पर इसका नाम खराब हो चुका है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही कई सास ऐसी है कि अपनी बहू के साथ इतना बुरा सलूक करती हैं, इतना बुरा सलूक करती हैं कि जो अच्छी सास होंगी उनका भी नाम खराब हो जाता है। क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही मतलब खराब नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी कहानी सुनाने का क्या मकसद होता है? ये मकसद होता है कि कई बार चलो हम गलती करते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती है। जैसे विमला जी के तो दिमाग में नहीं था कि मैंने अपनी बहू के साथ बुरा सलूक किया। उनको तो ये लगता था मैं ठीक कर रही हूँ, मेरी सास ने मेरे साथ किया, मैं आगे ऐसे ही कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, हम जब ऐसी कहानी सुनते हैं तो शायद हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो अपने बैक में चले जाते हैं कि कहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने अपनी बहू के साथ ऐसा तो नहीं किया था। अगर उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, मैंने भी गलती की थी, तो अगर आप बड़े भी हैं और अपनी बहू से माफ़ी भी मांग लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर लेंगे। बहू अपनी जो पिछली बातें सब भूल जाएगी। अगर आप एक बार उसको बोल देते हैं कि बहू मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, वो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ वो आपकी सारी बातें भूल जाएंगी। वो दिल से आपका सम्मान करेंगे, आपको प्यार को स्वीकार करेंगी। देखिए, जो समय का चक्र है ना, ये चलता ही रहता है। आज आप जिस जगह पर हैं, कल को वो जगह किसी और को लेनी ही लेनी है। तो आपकी जगह बदलनी ही बदलनी है, और अगर आप नहीं भी चाहते तो भी वो बदलेगी। समय इतनी तेजी से भागता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब हम बच्चे थे, कब हम टीनेज में आए, कब हमारी शादी हो गई, कब हमारे बच्चे हो गए, कब हम बूढ़े हो गए। हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे टाइम बीतता चला जाता है। अगर हम वही सोच रख के बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें समय के साथ बदलना चाहिए, हमें टाइम के साथ बदलना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ क्या हुआ था हम आगे वही करेंगे। नहीं, जब हमारे साथ हुआ था तो वो टाइम और था, तब सबके साथ ऐसा ही होता। लेकिन आज का टाइम अलग है, आज की पीढ़ी अलग है। तो आपको समय के साथ अपनी सोच को बदलना ही होगा। आपको सास बहू की तरह नहीं रहना है कि सास हूँ तो मैं बहू को रोब में ही रखना है, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको अपनी बहू की पूरी बातें सुननी है, उसकी बातों को समझना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने जीवन में अपनी बहू से, पोते पोती से, बेटे से मान सम्मान चाहते हैं तो आपको शुरू से ही उनको प्यार और मान सम्मान देकर चलना है। थैंक यू सो मच।